हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आज एक फिर से न्यू सब्जेक्ट और न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। हाँ, न्यू सब्जेक्ट मतलब ज्योग्राफी, जहाँ से हमने बहुत पहले छोड़ रखा था। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं सभी चीज़ें। जो लोग नहीं देखे फटाफट से, कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन जाना है इसी चैनल के और आपको वो सभी चीज़ें प्लेलिस्ट सेक्शन पे या कोर्स सेक्शन पे इजीली मिल जाएगा। और ये 100% बेस्ड आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस पे है। कुछ भी इधर उधर की चीज़ें ऐड नहीं है, ना तो NCERT का, फुल्ली SCERT यही से क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों को शेयर करना। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग बैच में हैं उनको मालूम है ये ब्लू जोन में आता है ये चैप्टर। आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 बात करने वाले हैं, ये ब्लू जोन, जिनको जोन मालूम नहीं है, रेड जोन, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, तो बैच में हो फिर क्या कर रहे हो, जाके देख लो 3 जोन क्या क्या जोन है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जोन समझ में आ गया, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी जो ब्लू जोन में है उसको कवर करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ठीक है, ओके। इसके बाद इससे पहले बात करें, हमने 4 पार्ट में या 3 पार्ट में, आई थिंक 3 पार्ट में हमने पूरा रिसोर्सेज कंप्लीट किया, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है, मिनरल है, पावर, इतनी सारी चीज़ें। और NCERT भी सिर्फ एक है ना, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए आप SCERT पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है। ठीक है, ओके। देन हमने एग्रीकल्चर पढ़ा 1 शॉट में, देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा 1 शॉट में, आज भी 1 शॉट में हम लोग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड छोटा सा प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी देरी के। ओके, इसके बाद हम लोग पार्ट बी भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग कवर कर लेंगे फटाक से 2 वीडियोस में। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, ये आपके सिलेबस है और क्रैकर बैच ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सभी चीज़ें मिलेंगे। और एक बात मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। सबसे पहले आप क्रैकर बैच आ जाओगे, जिनके पास क्रैकर बैच है एजुकेट ऐप पे, सिंपल से जिनको परचेज करना है आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिए, उनको बैच चाहिए, सिंपल से एजुकेट ऐप पे आ जाए। कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले असाइनमेंट सेक्शन या होमवर्क सेक्शन पे आकर के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव मिल जाता है, उनको ज़रूर बनाएगा, बहुत कम लोग बना रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोग को होगा। हाँ, बताने क्या वाले थे, सिंपल सा आप ज्योग्राफी सेक्शन पे आ जाना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ज्योग्राफी सेक्शन में आने के बाद चैप्टर वाइज DPP प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हमने रिसोर्सेज पढ़ा, जैसे इससे पहले चैप्टर में 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आप सिंपल सा नोट्स पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को अच्छे तरीके से PDF से पढ़ लीजिएगा वीडियोस के बाद। उसका चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है, नोट्स बेस्ड है। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद रहते हैं। ठीक है, बार बार नोट्स का पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया, समझ जाओ कि आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। नोट्स भी क्लियर है, बोर्ड भी क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, इस हिसाब से सभी सब्जेक्ट के अपलोडेड है, जाकर के देख लेना। ठीक है, ओके। चलिए, अगर बुक को जिसका PDF चाहिए, बुक का PDF यहाँ पर अपलोडेड है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे अपलोडेड है माइंड मैप के साथ। तो जिनको लेना है फटाफट से आप क्रैकर बैच ज्वाइन कर लो, ये दिए गए नंबर है, आप ऐसे मैसेज करके कि हमको ज्वाइन होना है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की इसी तरीके की चीज़ें मिलेंगे जो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाए। चलिए आ जाओ, आज स्टार्ट करें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। डेफिनेशन 2 नंबर 1 नंबर सब चीज़ें साथ साथ बताते चलेंगे, एक पेज लेके बैठो सिंपल सा। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और ये 2 मार्क्स में बिहार पर पूछ चुका है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपल सा बात है, अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखने दिया और तुमने इतना तक लिख दिया तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएगा, कम चांसेस है ना। ओके, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे एक प्रोसेस है, कैरिंग गुड्स, प्रोसेस कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, वन प्लेस टू अनदर। ये क्या डिनोट करता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? हमारा मीन्स ऑफ मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन या भी किसी भी नेशन का। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोड हो गया, रेलवे हो गया, वाटरवे हो गया, एयरवे हो गया, पाइपलाइन, ये सब मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरे चैप्टर में। ठीक है, ओके। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ये एक बेसिक होता है, चीज़ होता है किसी भी डेवलपमेंट नेशन के लिए, किसी भी रीजन के लिए। अगर वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। अरे वहाँ तो जाने का साधन ही नहीं है, क्यों जाएंगे, है ना। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने घर के आसपास देखो, रोड है तो सब चीज़ें आते हैं, नहीं है तो कुछ मुश्किल हो जाता है। ठीक, देन 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ चुका है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, है ना। ओके, एक्सचेंजिंग मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक प्लेस से दूसरा प्लेस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन। इजी डेफिनेशन। हाँ, इससे बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से पीपल कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, है ना। इसके अलग अलग मीन्स है, मतलब अलग अलग मेथड्स है। जैसे अभी तो हम लोग के पास व्हाट्सएप है ना, अभी यूट्यूब है, कुछ भी बोलना बता देते हैं। तो पहले क्या पोस्टल सर्विसेज थे, टेलीफोन थे, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ईमेल, सभी चीज़ें, है ना। ये किस कम्युनिकेशन का, बातचीत का जरिया है। क्लियर है। 2 नंबर में डेफिनेशन आएगा तो अंडरलाइन ज़रूर करना है। यही तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टॉपर बनाते हैं, वरना पढ़ेंगे तो सबको यही नोट से सब पढ़ने वाले हैं। किसी का 90%, किसी का 60% में अटक जाए, क्यों, रीज़न ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, चलिए। देन आता है ट्रेड। ये भी आपसे 2 नंबर में डिफाइन कर चुका है, पूछ चुका है। कभी कभी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक साथ दे सकते हैं, कभी कम्युनिकेशन इन ट्रेड में एक साथ दे सकते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बेसिकली प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज बिटवीन द पीपल, है ना। ओके, किसी भी कंट्री में। ओके, ट्रेड जो है बेसिकली फुलफिल करता है नीड्स ऑफ पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, कपड़ा चाहिए तुमको, तो कहीं ना कहीं से आता होगा, है ना। ओके, तो तुम्हारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है ना, और क्या प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, क्लियर है। तीनों डेफिनेशन चैप्टर जिसके बाद बात करना है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ठीक, ओके। एक बात याद रख लेना कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगर ये ना रहा तो इकोनॉमी तो बुरा हाल हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लगा था, तब देखो कितने सारी चीज़ें दिक्कत हुआ था कि नहीं। तो ये इसीलिए लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहा जाता है, 1 नंबर MCQ के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से MCQ पूछेगा, हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे नॉर्मल से पूछ देगा, जहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेज और इन्फॉर्मेशन हो, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन, है ना। जहाँ पे बाइंग या सेलिंग हो गुड्स का, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड। इस हिसाब से कुछ भी MCQ क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है। इसके तो आपको बना के दे देंगे DPP में, उसको बना लीजिएगा। हम लोग बेसिकली आपके चैप्टर में SCERT में 5 है टोटल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो सभी है, लेकिन थोड़ा पाइपलाइन के बारे में कम आता है। लेकिन इन चारों में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव आते हैं, और तुम्हें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तुम जो एयरवे में जाना चाह रहे हो, है ना, एयरप्लेन में चढ़ना का शौक है, कब से स्टार्ट हुआ, वाटरवे के बारे में जानोगे, रेलवे के बारे में जानोगे, जो हम लोग अक्सर सफ़र करते हैं ना। चलिए, रोडवे से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, बस तुम्हें दिमाग में बैठा के रखना, ये अच्छा ये चीज़ है, ठीक है, ओके। रोडवे की बात करें, यानी रोड जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन है ना, मोस्ट कॉमन है ना, ईजी है और कन्वीनियंट मीन है ट्रांसपोर्टेशन का। कहीं से जाते हो सड़क मिलेगा तुम्हें, है ना। ओके, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। ठीक, कितना कवर करता है, 33 लाख किलोमीटर। ये MCQ के लिए याद रखिएगा। ये छोटे छोटे डाटा है ना, छोटे छोटे डाटा है, ये NCERT में नहीं आपको मिलेगा जल्दी, SCERT से डायरेक्ट आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो SCERT को तुम अच्छे से कर लो, चाहे NCERT पढ़ो ना पढ़ो, SSC में SCERT कर लो। नंबर कैसे नहीं आएंगे फिर बताना मुझे, ठीक है, ओके। क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, ठीक है, और कितना कवर करता है, 33 लाख किलोमीटर। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है GT रोड, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, इसको शॉर्ट में GT रोड बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि GT रोड को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ओल्डेस्ट रोड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 नंबर के लिए। कौन बिल्ड किया, शेरशाह सूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। हर एक सेक्शन बता रहे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, फैला हुआ है, कोलकाता टू अमृतसर, ये भी आपका 1 नंबर का MCQ है। मतलब 1 2 3 4 5, एक लाइन से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 5 या 10 साल ले लो पूछ चुका है, ठीक है। चलता फिरता क्वेश्चन बैंक है, बस जिस हिसाब से बता रहे करके रखो, ठीक है, ओके। कुछ और इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ की बात करेंगे, जैसे NH1 नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक चलता है, अमृतसर से दिल्ली। आपसे पूछेगा सिंपल सा, आपसे पूछेगा कि
अमृतसर से दिल्ली, या फिर ऐसे नॉर्मली पूछते हैं कि NH1 कहाँ से कहाँ तक है ना, कुछ नेशनल हाईवे है ना, ओके। जैसे NH2 कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये दिल्ली से कोलकाता। बस आपको याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आया नहीं है लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन NH1A, ये अमृतसर से लेह यानी कारगिल के थ्रू जाता है लद्दाख, है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट आपके बुक में SCERT के लाइन में थे, ये इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, है ना, नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। अब आते हैं कुछ डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि रोड आज ही में बन रहा है, ये चीज़ें बहुत पहले था, है ना, ओके। ये चीज़ें हम लोग हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि वहाँ पे भी, मतलब हम लोग देखे नहीं, मतलब पढ़े हैं कि वहाँ पे भी ये सब चीज़ें थे। आज जो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देख रहे थे तभी भी था, है ना, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या पढ़े थे, पंचायत राज सिस्टम, ऐसा थोड़ी ना था कि रिसेंट आया, वो पहले भी था, है ना। तो वही चीज़ें बताना चाह रहा है, लेकिन ब्रिटिश इरा में चीज़ें डेवलप हुआ, है ना। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश डेवलप किया रोड, मेनली किसका, मेनली जो भी उसका सामान वगैरह पहुंचाने के लिए क्या सिस्टम लिखा है, रेलवे सिस्टम, है ना। अब बताओ रेलवे कब स्टार्ट हुआ, फटाफट से, मतलब कि किसने स्टार्ट किया, हिस्ट्री में पढ़े ना इसके बारे में थोड़ा, ओके। क्यों किया, ताकि उनको सामान एक्सपोर्ट करना था, है ना, इंपॉर्टेंट प्लेसेस तक कनेक्ट करना था, इसलिए स्टार्ट किया। हालांकि अपने लिए ही किया था लेकिन हम लोग उससे फ़ायदा उठाए, है ना, ओके। और बिल्कुल हमारा देश है, ओके। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पूछ देगा कि ये जो रेलवेज़ है कब डेवलप हुआ, तो ब्रिटिश एरा से, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ। तो देखो, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, जो बहुत ग्रेट अटेंशन मिला किसको, हमारे डेवलपमेंट ऑफ रोड को, एक मेजर एफर्ट है, एक प्रोग्राम लाया गया, एक रोड प्लान लाया गया जिसका नाम है नागपुर रोड प्लान। इसके तहत पूरा अच्छे तरीके से अटेंशन दिया गया हमारे रोडवेज में। इंपॉर्टेंट है, पूछता है बिहार बोर्ड ये MCQ के लिए कि किस सेशन में रोड को ज़्यादा अटेंशन मिला, तो नागपुर रोड प्लान, है ना, ओके। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इस हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो मुझे याद नहीं, बट फॉर्मेट यही था कि पूछता है कि किससे, इनमें से कौन सा रोडवे से रिलेटेड है, तो नागपुर रोड प्लान, है ना। इस हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये वाला वर्ड को आप मार्क करके रखिएगा, ठीक है, ओके। बाय इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ 2.42 लाख कच्ची रोड, इंपॉर्टेंट है, डाटा के साथ, ठीक है, डाटा के साथ, एंड 1.46 लाख किलोमीटर पक्की रोड, यानी पक्का सड़क और कच्चा सड़क देखते हो ना, हाँ, तो उसकी बात कर रहा है ना, ओके। इन 1950 से 1951 रोड का लेंथ कितना था आपका, 4 लाख किलोमीटर, ठीक, ओके। ये आपके SCERT का डाटा, अगर आएंगे तो डाटा यही मिस आएंगे। एंड 2000 से लेकर के 2001 तक, पहले कितना लाख था देखो, 4 लाख था, या 24 लाख, देख लो, ठीक है, ओके, 24 लाख था। अब 2006 से 2007 तक 33 लाख किलोमीटर, अब तो कितना बढ़ गया होगा, है ना। लेकिन अगर पूछेगा डाटा तो इन्हीं में से ही डाटा आएगा, तो थोड़ा बहुत डाटा याद रखना, ये वाला याद रखेगा, कितना पक्की सड़क कितना कच्ची सड़क, ठीक है, ये 2 याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रोड डेवलपमेंट स्कीम। आज भी देखते हो जब रोड इनॉग्रेशन होता है तो एक छोटा सा बोर्ड लगता है ना, ओके। ये किस स्कीम के तहत बना, किसने बनाया, देखे होगे, है ना, ओके, देखे होगे, सड़क के किनारे एक छोटा सा बोर्ड आता है, मंत्री जी आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, फोटो लेते चल देते हैं, है ना, ओके। 5 दिन बाद वो सड़क भी गायब हो जाता है, ठीक, ओके। जाके उन्हीं से पूछिएगा जिनका नाम है कि रोड का क्या हुआ, वहाँ पे लिखा रहता है प्राइस कितना लगा, सभी चीज़ें लिखा रहता है ना, ओके, जाके पढ़ना। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आपका क्या गारंटी योजना, ठीक है, ये सब क्या स्कीम है ना, ओके। चलिए देन सेकंड आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अभी बहुत ज़्यादा चलता है ना, ओके, ये विलेज को कनेक्ट करता है ना, ओके। चलिए देन कुछ MP और MLA फंड दे करके रोड को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का ग्रामीण सड़क योजना, ज़्यादातर रोड इसी से बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं कुछ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पक्का रोड, टॉप 3 स्टेट बाय रोड लेंथ, इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है, आपसे पूछता है कि लेंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा, या रैंक होल्डर के हिसाब से सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, रैंक इंपॉर्टेंट है। सेकंड में उत्तर प्रदेश, थर्ड में उड़ीसा, है ना, और सबसे कम कहाँ पे है,
आपका लक्षद्वीप में सिर्फ 1 किलोमीटर रोड है, ठीक है, ओके, पक्की रोड है। पक्की सड़क की बात कर रहा है, ऐसा पूछता है बिहार बोर्ड एमसीक्यू में कि सबसे ज़्यादा लेंथ की बात करें रोड कहाँ है, तो महाराष्ट्र महा काम करके रखा है, देन उत्तर प्रदेश, देन उड़ीसा, एंड सबसे कम लक्षद्वीप। ये दोनों एमसीक्यू ये वाला एंड ये वाला पूछ चुका है कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ पे एंड कम कहाँ पे, ठीक, ओके। डेंसिटी के मामले में यहाँ पे क्या है, लेंथ के मामले में, ठीक है, याद रखना लेंथ के मामले, यहाँ पे डेंसिटी के मामले सबसे पूछेगा। अब यहाँ पूछता है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ रोड कहाँ पे है, तो कहाँ, याद रखना केरला पे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड गोवा एंड आपका उड़ीसा, ये दोनों पॉइंट भी आपके एमसीक्यू में आ चुका है। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके बुक में कहीं ना कहीं लिखे हुए, जो हम खोज के लेके आकर के रखे, है ना, ओके। हमने थोड़ी देर पहले नागपुर प्लान्स के बारे में जाना, है ना, ओके। नागपुर प्लान रोड बेसिकली 4 हिस्से में डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया। कैसे कैसे, या सब्जेक्टिव में पूछता है कि टाइप ऑफ रोड्स, है ना, ओके। तो नागपुर प्लान रोड्स के हिसाब से 4 हिस्से में अलग अलग डिफरेंट टाइप के रोड्स डिवाइड किए। पहले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे एंड रूरल रोड्स, और ये चारों के बारे में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, समझ में आया। चलिए, कितने हिस्से में डिवाइडेड है, चार कितने टाइप के रोड है, समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके, सबसे पहले नेशनल हाईवे क्या होता है, हो सकता है सब्जेक्टिव पूछ ले, है ना, हो सकता है तुम ऑब्जेक्टिव छोटी छोटी चीज़ें पूछे, तो ऑब्जेक्टिव बोले तो तुम टेंशन ही मत लो, सब्जेक्टिव में भी इसी में से ही आएगा। देखो, नेशनल हाईवे बेसिकली कनेक्ट क्या करता है, ये डिफरेंट पार्ट, है ना, प्रोविंस को अलग अलग को कनेक्ट करता है, ठीक, ओके। ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंट्री, या किसी स्टेट में जाकर के लगता है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री इज नेशनल हाईवे 7 थाला फॉर रीजन, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हाईवे 7, ठीक है, ओके। कितना किलोमीटर है, कभी कभी पूछ सकता है लेकिन नहीं पूछता नॉर्मली, है ना। लेकिन ये पूछता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, मेंटेनेंस वगैरह का कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए नेशनल हाईवे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और कितने हैं हमारे कंट्री में, देयर आर 228 नेशनल हाईवे इन द कंट्री, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अगर नेशनल हाईवे लिखे तो सिंपल सा ये डिफरेंट पार्ट ऑन प्रोविनेंस को कनेक्ट करता है, ये एक एंड से दूसरा एंड ऑफ द कंट्री कनेक्ट करता है। ये सबसे बात करें तो लॉन्गेस्ट NH7 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कितना किलोमीटर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड कितने आपके नेशनल हाईवे हैं, बस इतनी चीज़ अगर है आपके पास दिमाग में है तो इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या पूछेगा, पूछो, जवाब दे देंगे, ओके। अब थोड़ा सा और आते हैं यहाँ पे कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बेसिकली देखो ये इसके अंदर आता है थोड़ा सा कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन दो मेजर फेसेस में बेसिकली डिवाइड किया। फेजेस मतलब क्लियर हुआ, मतलब 2 फेज़ में बनाए, एक फेज़ में एक बनाए, दूसरा फेज़ में दूसरा, इस हिसाब से, मतलब एक पहले होता है, अगर तुम थोड़ा बहुत गांव से हो, तुम्हें बिलोंग करते होगे, तो जब इंदिरा आवास मिलता है घर बनाने के लिए, तो फेजेस में पैसे मिलते हैं, मतलब कुछ पैसा अभी मिला, फिर कुछ पैसा बाद में, तो कुछ घर अभी बना, मतलब कुछ पोर्शन, कुछ पोर्शन बाद में, तो 2 फेजेस में। कैसे कैसे, एक होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रोड से रिलेटेड, रोडवे से, ठीक है, पहला, ठीक, ओके। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेजर ये हाईवे प्रोजेक्ट है, किसके अंदर आता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP के अंदर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कनेक्ट करता है बेसिकली 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया। पूछता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है ये कितनी सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो 4, कौन कौन सा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यही आ जाएगा। देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, अब तुम लोग इतने कैसे याद रखें, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बस देखते चलो और एटलीस्ट दिमाग में मेमोराइज़ करते हो, अच्छा ठीक है, अच्छा ये भी है बुक में। जब डिकोड करेंगे ना तो सभी छोटे छोटे पॉइंट को एक साथ लग के एक पेज में आपको दे देंगे, उससे रिवीजन करने में भी इजी होगा, ठीक है। और जब तुमको डिकोड कराएंगे तुम्हारे माइंड में क्लिक करेंगे, अच्छा हाँ वहाँ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैं खुद लिख लेता हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ अपने हिसाब से डिकोड करोगे तो वो ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहेगा, ठीक है, ओके। इट कंसिस्ट 6 लाइन हाईवे,
ठीक है। टोटल लेंथ है तो उतना कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन आप याद रखोगे कि कितने सिटीज़ को कनेक्ट करता है, क्या क्या नाम है। ठीक, इस क्यों, बेसिकली डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, है ना। ओके, बेसिकली फास्टर मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग को भी जाना है, मान लो को दिल्ली से कोलकाता जाना है ना। ओके, इसीलिए बनाया गया। और मूवमेंट, एक तो सामान भी हो या फिर गुड्स हो या कुछ भी हो, है ना। ओके, और बेसिकली यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स वगैरह जाना हो तो इसीलिए हेल्पफुल रहा है। ठीक, ओके। देन आते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसमें क्या है, बेसिकली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये कहाँ से कहाँ तक है, ये सिलचार से लेकर के, नहीं सिलचार ईस्ट से लेकर के पोरबंदर वेस्ट तक है। आपसे सिंपल से, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इस हिसाब से स्ट्रेचेज है ना। ओके, अब ये मत बोलना ये उल्टा है, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। ओके, इस हिसाब से, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ठीक है, और ये आपका साउथ है। ठीक, ओके। अच्छा चलो, इससे मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। बोलना ये चाह रहा है इस लाइन में, ये दोनों लाइन में, कि कॉरिडोर है ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। कहाँ से, ईस्ट यानी सिलचार से लेकर के वेस्ट आपका पोरबंदर तक एक बनाया गया है, ठीक, हाईवे रोड टाइप का। देन नॉर्थ से लेकर के साउथ, ये नॉर्थ से लेकर के साउथ एकदम कहाँ तक, कन्याकुमारी तक बनाया गया, ठीक है। क्या है, बेसिकली ये रोड्स बनाए गए ताकि क्या कर सके, बना सके। और ये जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है अभी बन गया, अकॉर्डिंग टू बुक कंस्ट्रक्शन ही है। ठीक, ओके, चलिए। देन आते हैं एक्सप्रेस वे। आप देखोगे एक्सप्रेस मेल, एक्सप्रेस वे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे। ठीक, एक्सप्रेस वे बेसिकली हाई स्पीड रोड होता है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, फास्ट स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और टाइम कम करने के लिए। क्या फीचर्स है, ये डिज़ाइन इसी हिसाब से किया गया कि हाई स्पीड हो सके, जा सके, है ना। ओके, टाइम जो है वो कम कर सके, है ना, और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ तक को पहुंच सके। ठीक, ओके। टोल टैक्स चार्ज करते हैं इस रूट, अगर तुम इस रूट को इस्तेमाल करोगे, इस रोड को, तो टोल टैक्स लगता है ना। बेटर कनेक्टिविटी के लिए मेजर सिटीज़ के लिए, है ना, या फिर कमर्शियल सेंटर के लिए। क्लियर है, ओके। जैसे एग्जांपल में कुछ कुछ एक्सप्रेस वे दिया हुआ है, जैसे आपका कोलकाता से दमदम एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, आपका मुंबई वेस्ट कोस्टल एक्सप्रेस वे, इस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दिया गया आपका एक्सप्रेस वे का। ठीक है, ओके, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा स्टेट हाईवे। हम लोग अभी नेशनल हाईवे पढ़े, ठीक है। अब आते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे बेसिकली स्टेट कैपिटल को बेसिकली या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करता है। कौन मेंटेन करता है या मेंटेन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। देयर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस आर जनरली कैरिड आउट बाय द पब्लिक वर्कर्स यानी PWT, है ना, ये लोग ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ये लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए देखते हैं, है ना। ओके, ये बेसिकली कनेक्ट करता है नेशनल हाईवेज़ को, है ना। ओके, अब नेशनल, मान लो तुम्हारा सड़क डायरेक्ट जुड़ जाएगा कि नेशनल हाईवे से, नहीं, है ना, तो कनेक्ट करता है। ठीक, द अकाउंट अबाउट 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ, ठीक है, ओके, किसका आता है, स्टेट हाईवे का आता है। देन आते हैं थर्ड में हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, टाउन को, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जोड़ता है। ठीक, ये बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसका मेंटेनेंस कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखता है। दे अकाउंट फॉर टोटल, बात करें 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। यानी सिंपल से समझो, यहाँ पे टोटल लेंथ इंडिया में जितना रोड्स है उसमें से 14% डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें से 4% स्टेट हाईवे का है, उसमें से रूरल रोड 80% है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू हम लोग चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो रूरल रोड्स की बात करें, ये बेसिकली विलेजेस को कनेक्ट करता है एक दूसरे विलेजेस का, ये इंपॉर्टेंट होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, है ना। ओके, चलिए, उसके बाद आते हैं दे डेवलपमेंट एसोसिएटेड, कौन देखता है इसका, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, है ना, ये सब चीज़ें देखता है। हमने अलग अलग टाइप के रोड्स की बात कर ली, छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते आएंगे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ज़्यादा स्टेट एंड नेशनल हाईवे यही पूछता है, ओके। लेकिन ये 2 नंबर में पूछता है बॉर्डर्स रोड क्या होता है, ठीक है। बॉर्डर्स रोड यानी बॉर्डर के इलाके के रोड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉर्डर रोड, वही थी है बात, क्या है, बॉर्डर रोड। ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं बॉर्डर इलाके में, है ना। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है ना। सोल्जर्स को इसेंशियल सप्लाईज के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके, वॉर एंड इमरजेंसी हो जाए तब इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये सब चीज़ें, है ना। ओके,
और इसका मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है? आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। और कब बना है ये? 1960 को। तो ये बात को याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में बॉर्डर रोड क्या होता है पूछ चुका है, ठीक है। सिंपल सा आप ये पॉइंट लिखिएगा एंड कौन बना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, खत्म। ये आपके हम लोग ओवरऑल रोड्स के बारे में पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट क्या था नेशनल, ये चार को देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ये सड़क की योजना देख लीजिएगा, कुछ कुछ डाटाज है उसको देख लीजिएगा, कौन बना कब बना, ये सब चीज़ अभी हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं रेलवेज़ के बारे में। अब छोटे छोटे पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। आपका बुक का है तो याद रखना, सबसे पहले रेलवे लिख लीजिए। रेलवे कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1853। फटाफट से पहला लाइन ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड आ चुका है। एक MCQ, ओके। दूसरा बात ये है कि ये जो फर्स्ट ट्रेन है ये कितना डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दूसरा और ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली लेके आया, सब चीज़ें किया, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग बात किए है ना। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। कब स्टार्ट हुआ? डेट, 34 किलोमीटर चला मुंबई से लेकर के थाने तक, है ना, ओके। इंडियन रेलवे हैज़ डिवाइडेड 16 जोन्स। इंपॉर्टेंट है, कितना जोन्स है इंडियन रेलवे के पास? 16 जोन। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्दर्न रेलवे इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन। भाई साहब बिहार में हर बार पूछता अब तक इन द कंट्री, इंपॉर्टेंट है। एंड स्मॉलेस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। थोड़ा सा टेक्स्ट तो मैं देख रहा होगा, यहाँ से क्लियर है। ये दोनों पॉइंट बहुत बार रिपीटेड है अपनी PYQ में कि लार्जेस्ट रेलवे जोन एंड स्मॉलेस्ट रेलवे जोन। क्लियर है? कितने जोन है? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे कुछ रेलवे जोन्स और उसके हेडक्वार्टर्स है। क्या क्वेश्चंस आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। आपसे पूछता है कि नदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसी तरीके से ईस्टर्न रेलवे के कहाँ है? कोलकाता। तो इसमें से कितना याद करेंगे? इतने सारी चीज़ें देखो याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है तो मैं सब्जेक्टिव में दे दे कि आप कुछ रेलवे जोन्स का नाम लिखे विथ हेडक्वार्टर। तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात कर लो तो ये हाजीपुर इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिलासपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जबलपुर थोड़ा सा याद रखिएगा, इलाहाबाद नहीं, ठीक है, सिकंदराबाद थोड़ा सा ये वाला, और कोलकाता, मुंबई सेंट्रल। एटलीस्ट आप जो मैंने स्टार पॉइंट लगाया है इसको याद रखें एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि PYQ में या फिर सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, ऑप्शंस में यही सब ज़्यादा रहते हैं, है ना, ओके। अदरवाइज़ पढ़ना तो सभी है, लेकिन आप इन जो मैंने हाईलाइट कर दिया इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कहाँ पे है एंड कौन कहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स। अब रेलवे के कुछ स्पेशल फीचर्स जान लो, समझ में आएगा। और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखो सबसे पहली बात है कि इंडिया जानिए कि रेलवे जो है ये लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया में, है ना, 3rd इन द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद हो गया कि लार्जेस्ट एशिया, 3rd इन द वर्ल्ड। कुछ स्पेशल चीज़ हैं जो याद रखना है। हाई स्पीड ट्रेन जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, जैसे अभी तो फिलहाल वंदे भारत आ गया, तो अपडेटेड नहीं है बुक ये पोर्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल ये सब अपडेटेड मिले, बट ज्योग्राफी बुक अभी तक अपडेटेड नहीं मिले। तो जो चीज़ है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये सब क्या हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग वंदे भारत, है ना, ओके। चलिए फिर एक है जन शताब्दी एक्सप्रेस। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है स्मॉल टाउन को बड़े बड़े सिटीज़ को मेट्रो से। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेस है या ट्रेन है जो आपको स्मॉल टाउन से बिग सिटीज़ को कनेक्ट करता है। पूछ चुका है बिहार को, कि पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक। गुड्स ट्रांसपोर्ट टाइम जो आपका ट्रेन को देखे हो गया है ना, ओके, तो वो सब सामान वगैरह भी लेके जाता है, ओके। 4th पॉइंट आते हैं कि इंजन्स बाई 31 मार्च 2006 इंडिया की बात करें, यहाँ पे इंडियन रेलवे हैज़ 44 स्टीम इंजन था, है ना, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन। इतने डाटा याद करने की ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। कितना डीजल है कितना याद रखोगे, है ना, ओके। कोई UPSC दे रहा हूँ नहीं, बस बुक का डाटा था बता दिया, ठीक, ओके। एक्सीडेंट प्रिवेंशन ACD। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हर ट्रेन में एक सिस्टम, एक डिवाइस इंस्टॉल किया गया ताकि हम लोग क्या कर सके, एक्सीडेंट होने से, ट्रेन एक्सीडेंट से बचे, है ना, ओके, जिसको होता है एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम, ठीक है। पूछ देगा इसमें से कौन सा क्या है, नहीं है, ओके। अच्छा ये वर्क कैसे करता है, सोचे है कभी?
अगर तुम कभी अभी रिसेंट में अगर वेयर इज़ माई ट्रेन है ना तुम्हारे पास, तुम देखोगे ट्रेन में अब तुमको बताता है कि ट्रेन में जीपीएस लगा रहता है। हाँ, देखोगे जीपीएस लगा रहता है, तो उस जीपीएस से बेसिकली डेटा पता चलता है कि हाँ ट्रेन कहाँ तक पहुँचे, है ना, पता चलता है। तो वही सेम ट्रैक में पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये सामने से भी ट्रेन आ रहा है, तो ब्रेक लग जाता है। कभी कभी इनकेस नहीं हो पाता है, बहुत हाई स्पीड में रहता है, अब ब्रेक मारेगा तो फिर पलटने का डर होता है ना, एक हैवी चीज़ है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना, टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, उसमें एक देखोगे वेयर इज़ माई ट्रेन में अब तो वो भी सिस्टम आ गया कि गूगल मैप पे भी बता दे तुम किस सिटीज़ से भी या कहाँ से पास कर रहे हो, वो भी अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी। और अभी ये भी बताता है कि तुम्हारा ट्रेन का स्पीड क्या है, तुम ट्रेन में बैठ बैठ के देख सकते हो कि तुम्हारा ट्रेन का स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, तो वो स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी चीज़ें वो मेज़र करता है बेसिकली। फिर वहाँ से पता चलता है अच्छा ये आमने सामने आ रहा है, एंटी कोलिजन, है ना, इसको डिवाइस फिर स्टार्ट हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है और ये बच जाता है। ठीक है, ओके। रिसेंट में बहुत सारी चीज़ें हुए होंगे ना, रेल दुर्घटना आपने देखा होगा। तो जब रेल दुर्घटना होता है तो एक स्कीम आता है, पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जो स्टार्ट किया गया 1 अगस्त 1947 से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बेसिकली, है ना, इंश्योरेंस टाइप का बनाया गया, है ना। ओके, चलिए, ऊपर वाले से दुआ है कि किसी को ये स्कीम का फ़ायदा ना मिले, मतलब कि ज़रूरत ही ना पड़े, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके, क्योंकि बहुत नुकसान होता है। ठीक है, कोंकण रेल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है 7th नंबर, क्योंकि 7th थाला फॉर रीजन इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत लॉन्गेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट कह सकते हो, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, 4 स्टेट को जोड़ता है ना। कितना, 760 किलोमीटर लॉन्ग रूट है ना। ओके, आपता टू मैंगलोर, ठीक, ओके। इसमें इस रेलवे ट्रैक्स की बात करें, है ना, 92 टनल्स आते हैं, सोचते हो टनल्स, 92 टनल्स एंड आपका 1819 स्मॉल ब्रिजेस, इस हिसाब से बड़े ब्रिजेस, और 56 एंड 56 रेलवे स्टेशन आते हैं। सोचो कितना हालत ख़राब होता होगा कोई लोग जाता होगा, है ना। अगर तुमने ट्रेन टू बुसान देखा होगा, एक थोड़ा सा कोरियन मूवीज़ है, तुमने देखा होगा ट्रेन, वो जो ट्रेन होता है वो बहुत ख़तरनाक, और ज़िंदगी में पहला मूवी है जिसको देख के मैंने रोया है। ठीक है, सेकंड बजरंगी भाईजान। ठीक है, मतलब वो मूवी इतना ख़तरनाक है, उसमें zombies वगैरह आ जाते हैं, तो वही चीज़ है वो ट्रेन वगैरह टनल्स में बहुत सारी स्टोरीज़ है, अब जा कर के अभी देखना मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, रोना मत, बट पहले बच्चा था तो रो दिया था, तो इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवीज़ है। ठीक है, ओके। तो टनल्स है, बीच बीच में जो टनल्स आते हैं ना, उसके अंदर से ट्रेन पास करते, तो 92 टनल्स है। ठीक है, इतना लंबा रेलवे रूट है, कोंकण प्रोजेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्गेस्ट टनल एक है आपका क्या है, रत्नागिरी में लॉन्गेस्ट टनल है, जो 6.5 किलोमीटर का सिर्फ टनल ही है ना। ओके, टनल से पास करता है ये ट्रेन। ठीक, ओके। देन 8 पॉइंट की बात करें, मेट्रो सर्विस, है ना, जो दिल्ली, अभी तो बहुत जगह आने लगा, लेकिन फिलहाल ठीक है, अंडरग्राउंड मेट्रो रेल वगैरह चलता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता वगैरह में अवेलेबल है। कुछ कुछ टूरिस्ट ट्रेन भी है ना, जैसे महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी है, राजस्थान में प्लेस ऑफ वीर है, तो इस तरीके अलग अलग जगह में, जैसे सिलीगुड़ी जाओगे तो वहाँ पे टॉय ट्रेन है। तो ये सब कुछ कुछ टूरिस्ट ट्रेन है, नाम है, पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में ये कहाँ चलता है, पूछा भी है कि महाराष्ट्र में कौन सा टूरिस्ट ट्रेन चलता है, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, राजस्थान में कौन सा चलता है, बस इस तरीके से, है ना। ओके, चलिए, उसके बाद कुछ कुछ जगह में हिली एरिया में भी चलते हैं, कुछ कुछ जगह में नहीं चलते हैं, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक मेघालय ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेलवे रूट नहीं है ना। ओके, साइज की बात करें, इंडिया जो ये लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे के, एंड 3rd वर्ल्ड के मामले में, है ना। ओके, इलेक्ट्रिक ऑपरेशन की बात करें तो इंडिया सेकंड आफ्टर द रशिया इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेशन, जैसे अभी देख रहे हो ट्रेन इलेक्ट्रिक से चल रहा है। हाँ, ओके। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस, ये फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल ट्रेन बनाया गया है, लॉन्च हुआ था कब, 16 जुलाई 1991, इंपॉर्टेंट है डेट के साथ। ठीक है, जीवन रेखा क्या है वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना। रेलवे प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी जानते हो कि देखते हो कि रेलवे फोर्स आ जाता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस या फिर आरपीएफ, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपको देखने मिलेंगे, है ना। ओके, स्पेशली जब तुम एक स्टेट से दूसरा स्टेट आओगे, है ना। ओके, जैसे बिहार से जब भी यूपी आते हैं, तो जैसे बिहार और यूपी का बॉर्डर होता है ना, तो वहाँ पे चेकिंग चलता है कि कोई कुछ लेके तो नहीं आया, है ना। ओके, चलिए, ठीक। अब आते हैं पाइप
लाइन रूट्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। पाइपलाइन रूट की बात करें जिसमें ऐसा रूट जहाँ पे मटेरियल या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। अलग अलग सिटीज़ में जैसे घरों में पानी पहुँचाना है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम में जैसे अभी देखो कि रिसेंट में अगर तुम्हारी सिटी में आए हैं नहीं पता नहीं, बट हमारे मोहल्ले में आ गए हैं वो पाइपलाइंस, है ना, गैस पाइप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ बट होपफुली हो जाए। तो ये चीज़ें ठीक, ओके। पाइपलाइन इन इंडिया क्या क्या, जैसे क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना रिफाइनरीज से, किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। और भी अदर वेरियस चीज़ें जो पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ तो फिलहाल पानी ही आ रहा है, बिहार में कौन सा स्कीम चल रहा है, घर घर जल नल योजना, है ना, ओके। तो जल नल योजना शायद घर तक ना पहुँचे, रोड तक ज़रूर पहुँच रहा है ना, ओके। ये सब चीज़ें वो जो भी काम करते हैं उनके मिसमैनेजमेंट के कारण होता है, ठीक है, ओके। हर चीज़ सरकार पे ब्लेम मत डालिए, ठीक है, मैनेजमेंट में भी ब्लेम डालना होता है, ठीक। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है जो बेसिकली हम लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं पाइप के थ्रू, जैसे एलपीजी हो गया, मोटर गैसोलीन हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक, ओके। टाइप ऑफ पाइपलाइन, दो टाइप के पाइपलाइन है, आपका ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। सिंपल समझे, जिससे ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जैसे एलपीजी हो गया, या फिर हम लोग क्या कहते हैं HBG यानी हजारिया बीजापुर, ये बेसिकली क्या गैस पाइपलाइन है, ठीक है, ओके। तो ये दो टाइप का पाइपलाइन है, ऑयल गैस। अब आता है पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न बात करेंगे, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, एंड आपका HBG गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, डिगबोई बरौनी से हल्द्वानी तक ये पाइपलाइन एक्सटेंडेड है, और ये अब तक एक्सटेंड हो गया पारादीप तक, है ना, इन्हें उड़ीसा तक चढ़ा गया यार, ये वाला चीज़ है, ठीक, ओके। वेस्टर्न की बात करें, कांदला, अजमेर, पानीपत तक गया है, मतलब सिंपल से एक रूट बता रहा है आपको पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, बस इतना चीज़ें याद रखना है, कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, साउथ इंडिया में कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, गैसोलीन कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, ओके। अच्छा, GIL क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LTD मतलब प्राइवेट है ना, ये क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क है गैस पाइपलाइन के लिए। यहाँ पे हमारे चैप्टर्स में दिया गया है, ठीक है, लगभग 4,500 किलोमीटर, ठीक है, रेफरेंस दिया गया पीरियड, ठीक है, ओके, मतलब इतना किलोमीटर तक है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। एडवांटेज क्या है, तो देखो कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट मिल सके, जैसे LPG अभी शॉर्टेज हो गया था, अगर गैस लाइन पाइपलाइन रहता तो उससे क्या होता, ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आता, घर तक आते रहता, है ना, ओके। उसके बाद ये पास थ्रू डिफ़िकल्ट एरियाज़ जैसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ें थ्रू पास हो सकता था, है ना, ओके। और यहाँ तक कि समुद्र के अंदर से भी पास हो सकता है ना, पाइपलाइन पास हुआ भी बहुत देखोगे, है ना, ओके। और ये बेसिकली यूज़फुल है तो ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम एंड गैस के लिए, और बेसिकली लोडेड अपलोडिंग वगैरह का टेंशन नहीं होता कि हाँ खाली है, फुल करना है, भराना है, ये सब का टेंशन नहीं होता है, तो ये बेसिकली एडवांटेज है, ठीक, ओके। अलग अलग प्रोडक्ट है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, ये सब चीज़ें हैं, ठीक, ओके। उसके बाद आते हैं बेसिकली यहाँ पे एक बोला गया है कि डू यू नो कि हम लोग स्टील पाइप में किससे कोटेड करते हैं, बिटुमिन से हम लोग बेसिकली कोटेड करते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके, रस्टिंग को रोकने के लिए। तो हो सकता है एक आधा MCQ में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो बस हम लोग गैसियस चीज़ को ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कुदेरमुख और मैंगलोर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पाइपलाइन से, और यानी सॉलिड मटेरियल भी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, ओके। कभी कभी अभी तक पूछा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ कि हाँ एकदम ये आया है नहीं आया। अब आते एयरवेज़, एयरवे लेकर के, एयरवे क्या था, फास्टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव MCQ 1 नंबर के लिए, है ना, और ये मोस्ट मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, ओके। लेकिन एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं चढ़ा, बताओ इतना एक्सपेंसिव है, ठीक। आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवे, क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सा भाई साहब, इंपॉर्टेंट ये है कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के लिए जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो, और बहुत समय बचाता है ना, ओके। जहाँ हम लोग 10 दिन या 5 दिन लगता है पहुँचने में, हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस हिसाब से पहुँच जाते हैं, है ना, ओके। और अलग अलग हम लोग जैसे रोड, कहीं तो रोड ही नहीं है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं प्लेट्यू रिवर है, लैक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट एयरप्लेन हवा में वहाँ से पास कर जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ओके। हम लोग जब डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, रिमोट सेंसिंग एरिया में हम लोग पहुँचने के लिए काम यूज़फुल होता है ये एयरवे। अब अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बार बार बता रहे हैं। देखो ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 1911
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, ठीक है, ओके। और जो ये फर्स्ट फ्लाइट हुआ था किसी इंसान को लेकर के नहीं उड़ा था, बल्कि एक पोस्टल फ्लाइट था, मतलब पोस्ट को ले जा रहा था, जो पोस्टल चीज़ें होती है ना, ओके, पोस्ट के द्वारा। तो ये पोस्टल फ्लाइट था जो इलाहाबाद से नैनी तक के लिए रवाना हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? पोस्टल के लिए। कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। कब? आपके 1911 की बात करिए, ठीक है। कितना डिस्टेंस? 10 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ MCQ में आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ओके। देन इन 1933 इंडियन नेशनल एयरवे स्टेबलाइज्ड इन न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, कब इंडियन नेशनल एयरवे कब स्टेबलाइज हुआ? आपका न्यू दिल्ली में 1933, डेट शीट इंपॉर्टेंट है। बाय 1947 देयर वर कितना? 21 एयरक्राफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। कितने एयरक्राफ्ट वगैरह अगर पूछ सकते हैं तब पूछेगा, अदरवाइज इतना ही याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं देगा, सिर्फ देखो छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्टिव आएंगे, यही इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। देखो कितने ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करें तो देखो गवर्नमेंट इंडिया सेटअप क्या? एयर ट्रांसपोर्ट इवोल्यूशन कमेटी, कब? 1950, डेट शीट, ओके। ये बहुत बार पूछ चुका है, VVI लिख लो एग्जामिनेशन में कि नेशनलाइजेशन या एयर सर्विस कब नेशनलाइज हुआ? 1953, इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कमर्शियल बैंक कब नेशनलाइज हुआ या बैंक नेशनलाइज कब हुआ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर अपना इकोनॉमिक्स का फटाफट कमेंट कर देना, अगर याद नहीं तो देख के आंसर करो, ठीक है, ओके। उसके बाद डोमेस्टिक सर्विसेज किसके हैंड में, हाथ में दे दिए गए? इंडियन एयरलाइंस। और जो इंटरनेशनल सर्विसेज है वो एयर इंडिया को दे दिया गया, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे भारतीय विमान निगम, ये सब चीज़ें स्टेबलाइज हुए हैं, है ना, ओके। इंडियन एयरलाइंस वॉज रीनेम इंडियन, कब? 8 दिसंबर 2005। ऑब्जेक्टिव है, पूछ देगा कब क्या नहीं किया, ओके। फिर कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स आए, है ना। हेलीकॉप्टर सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ? आपका 1985 से, है ना, ओके। अभी भी देखते होगे बहुत बड़े बड़े लोग हैं आजकल, सभी लोग हेलीकॉप्टर एटलीस्ट वहाँ तक हेलीकॉप्टर का सैर कर लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, है ना, ओके। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI कब स्टेबलाइज हुआ? 1 अप्रैल 1955, ताकि मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके और ऑपरेशन टू ऑल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो पूछ सकता है कि AAI कब स्टेबलाइज हुआ? तो ये पूछ सकता है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के जो चीज़ें वो पूछ चुका है ना। और कितने एयरपोर्ट्स हैं? 450 एयरपोर्ट्स हैं और 12 इंटरनेशनल। डाटा अकॉर्डिंग टू SCERT लेके चल रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड SCERT को ही लेके चल रहा है, ठीक है। अगर अपडेट बुक होता तो हम अपडेटेड डाटा देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ लगेगा अपडेटेड देना हो तो डिकोड में हम लोग देते चलेंगे, ओके। चलिए, कुछ सर्विसेज प्राइवेट भी होते हैं और कुछ इन्वॉल्व पब्लिक भी होते हैं, है ना, ओके, दोनों होते हैं। चलिए, कुछ मेजर प्राइवेट्स कंपनी जैसे जेट एयरवे हो गया, डेक्कन, ठीक है, गो एयरवे, ये बहुत सारे कंपनीज़ हैं प्राइवेट, अब तो और भी देखोगे, है ना, ओके। चलिए, ये आपके चीज़ें थे एयरवे से रिलेटेड। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ये वाला पोर्शन बिल्कुल मत भूलना, ये वाला पोर्शन कुछ कुछ याद रख लेना, और ये कुछ कुछ मतलब 5-6 पॉइंट इससे आपको दिमाग में बैठा रहना, उससे अलावा आपके ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। वाटरवे, और हमेशा ये 2 नंबर या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछता है कि वाटरवे का नाम बता दो, ठीक है, कुछ वाटरवे, है ना, ओके। देखो 2 टाइप के वाटरवे हैं, एक इनलैंड वाटरवे, एक इंटरनेशनल वाटरवे, ठीक है, ओके। यहाँ से हम लोग बात करते हैं नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? बिहार बोर्ड में हर साल पूछ रहा, हर साल, ठीक है। ऐसा कोई भी ईयर का पेपर ना हो 2021-22 के बाद जो पेपर ना क्वेश्चन सेट ना हुआ हो, इस पर्टिकुलर यहाँ से क्वेश्चन हर एक एंगल से पूछा गया है, ठीक है। आपके बुक में 4 है बट मैं 5 लेके आऊँ क्योंकि रिसेंट में 5वां का भी जिक्र हुआ था, है ना। नेशनल वाटरवे नंबर 1 NH1 कहाँ से, रूट क्या? इलाहाबाद से हल्द्वानी। यही पूछता है कि नेशनल वाटरवे, ठीक है, कौन सा रूट होता है? इलाहाबाद से हल्द्वानी। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इलाहाबाद से हल्द्वानी रूट होता है किस वाटरवे का? तो वाटरवे 1, है ना, ओके। ये कहाँ से बहता है? गंगा, आपका बागमती, हुगली रिवर सिस्टम, ये सब से, ठीक है, ओके। चलिए, और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, है ना। वाटरवे पानी में ही चलेगा, यानी नदी में ही चलेगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं वाटरवे 2, ये सादियातु दुबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत बार पूछ चुका है,
है ना। कहाँ चलता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर? इन आसाम लॉन्ग, ठीक है। कितने किलोमीटर है अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आप एटलीस्ट पॉइंट वाइज आप याद रखोगे कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक, ओके। देन नेशनल वाटर वे नंबर 3 कहाँ से याद है आपका? रूट है कोतापुरम से कोल्लम, है ना। कहाँ लोकेटेड है? केरला में, है ना, ओके। इंक्लूड वेस्ट कोस्ट कैनाल, है ना, ओके। देन चंपकारा कनाल, ये सब इंक्लूडेड है। 205 किलोमीटर लेंथ है। लेंथ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस कौन आता है, रूट याद रखना है किसका क्या रूट है ना, बस रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटरवे नंबर 4 की बात करें, ये आपका कृष्णा गोदावरी सिस्टम, इसका रूट आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। कृष्णा गोदावरी सिस्टम इनमें से कौन सा वाटरवे रूट है, तो याद रखना वाटरवे नंबर 4, ठीक है। ये कनेक्ट करता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, है ना, किलोमीटर वगैरह वगैरह, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कितने लेंथ है। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि ये वाली चीज़ है, रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट इंपॉर्टेंट, ठीक, ओके। ये कोस्टल और इनलैंड एरिया में ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल रहता है ना। नेशनल वाटर नंबर 5 की बात करें, आपके बुक में 4 तक ही था बट 5 तक बता रहे हैं। रूट कहाँ से? ईस्ट कोस्ट कनाल से लेकर के आपका महानंदा डेल्टा तक चीज़ें हैं, ठीक है। ये बेसिकली रूट है, ठीक, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, ओके। 5 है, लेकिन आपके बुक में 4 दिया गया, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो याद कर सकते हैं, टोटल 5, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे मैं ये दे दिया हूँ आप इसे, अच्छा ये एक स्पेस के कारण ना ये नोट्स पूरा पलट गया है, ठीक है। तो अगर एक ये देखो आप ये बना लेना, इससे याद करने में आसान होगा, वाटरवे रूट एंड लेंथ, ठीक, इसे याद कर सकते हो। NH1 यानी नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये सब चीज़ें। अब आते हैं कुछ बुलेट पॉइंट को लेकर के। सबसे पहले 1952 को गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट बोर्ड फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 1952। 1960 में मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड हुआ था, ठीक है, ओके। इसके गंगा ट्रांसपोर्ट यानी फ्रॉम फरक्का से इलाहाबाद। तो कब फॉर्म हुआ, नहीं फॉर्म हुआ, डेट शीट थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक, ओके। देन इंपॉर्टेंट है 27 अक्टूबर 1986 को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी हुआ इंडिया में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर का है नोएडा में, ठीक, ओके। रीजनल ऑफिस का है पटना, कोलकाता, आपका गुवाहाटी, ठीक है। ब्रांच ऑफिस का है इलाहाबाद में, वाराणसी में, भागलपुर में, फरक्का में, कोल्लम में, ठीक, ओके। तो आपसे पूछेगा कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस इनमें से कौन कौन सा है एंड इनमें से ब्रांच कौन कौन सा है। इस हिसाब से MCQ बिहार में अच्छे लेवल के क्वेश्चन फॉर्म होंगे। हर एक पॉसिबिलिटीज़ आपको क्लास में ही बता रहे हैं, ठीक है, ओके। नॉर्मली अगर पूछना हो बिहार बोर्ड में तो ये डेट पूछ के क्या है नहीं है बता देगा। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतना पूछ सकता है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो तो ये पूछ सकता है कि दे देगा पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची, या फिर एक हटा करके ऑल ऑफ दीज बोल देगा इनमें से कौन सा आपका इनलैंड वाटरवे ऑफ इंडिया का बेसिकली क्या है, रीजनल ऑफिस है। तो ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज रहेगा, इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ओके। देन नेशनल इनलैंड नेविगेशन, है ना, इंस्टीट्यूट कब स्टेबलाइज किया गया? आपका 2004 में, कहाँ पे? पटना, ठीक, ओके। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, डेट वाला शीट, ठीक, ओके। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। डेट, पोर्ट एंड स्टेट, आपसे पूछेगा किस स्टेट में कौन सा पोर्ट है। 12 है, और 12 में से लगभग 8-9 आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कांदला पोर्ट कहाँ पे? गुजरात में है। कोची कहाँ पे है? केरला में। इस हिसाब से हर एक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, लेकिन आपको कौन कौन सा याद रखना है वो आपको बता दें। सबसे पहले इन्नौर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु। प्रादीप कहाँ पे? उड़ीसा में है। कांदला कहाँ पे? गुजरात में। ट्रिटिकोण कहाँ पे? तमिलनाडु। चेन्नई, तमिलनाडु। हल्दाई बहुत बार पूछा है, मुंबई वाला बहुत बार पूछा है, ठीक है। और आपका मैंगलोर के बारे में पूछा है, विशाखापट्टनम, मतलब एक आध ही ऐसा छोटा है, ठीक है, जो नहीं पूछा है। बाद बाकी ओवरऑल हर एक पेपर में ये पूछा है कि कहाँ है। पोर्ट दे देगा, स्टेट नाम पूछेगा, या पूछ देगा कि तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, या ट्रिटिकोण। गुजरात में कौन सा है? कांदला। इस हिसाब से क्वेश्चंस आपके MCQ फॉर्म होते हैं हर साल, है ना। या फिर सब्जेक्टिव में अगर देना हो तो कैसे दे सकता है कि आप कुछ पोर्ट्स एंड उसके स्टेट के नाम लिखिए। इस हिसाब से सब्जेक्टिव भी फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन की तरफ। अभी हम लोग ट्रेड देख लिए,
लगभग लगभग ट्रांसपोर्ट हो गया, देख लिया अब हम लोग लास्ट सॉरी ट्रेड में भी आगे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन सिंपल सा मैसेज जो एक्सचेंज करते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्म में। पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, ये सब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। ओके। या फिर कभी कभी हम लोग कैसे करते हैं, कोई चीज़ मैसेज पहुंचाना हो तो ड्रम पीटते हैं, है ना, कभी कभी क्लैपिंग करने लगते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग अपना चीज़ों को पहुंचाते हैं, है ना, कम्युनिकेशन शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अलग पहले के ज़माने में बात करें तो हम लोग कबूतर का इस्तेमाल करते थे, हम लोग नहीं मतलब पहले के लोग, है ना। तो ये अभी जैसे मैसेज का बहुत सारी चीज़ें, तो वही सब चीज़ है। अब आते हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया ऑफर ऑलमोस्ट ऑल टाइप कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, सभी टाइप के चीज़ें हैं आपको मिलेंगे। लेकिन पोस्टल सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। 1837। किसने किया इनिशिएटिव, ये कौन इनिशिएट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटिश, ठीक। ओके, ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, ये वाला याद रखेगा, ठीक। ओके, बस एक लाइन बना लीजिएगा कि पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट हुआ, 1837, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1854 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टेबलाइज हुआ। पूछ देगा कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, और पूछ चुका है PYQ में, है ना। तो जितने भी डेट शीट देख रहे हैं ना, मैं तुम्हें एक डेट शीट का चीट दे दूंगा, ठीक है। हालांकि डिकोड में तो कराते रहूँगा, लेकिन अलग से भी तुमको दूंगा ताकि तुम लोग याद कर सको, है ना। ओके, 1854 में बेसिकली इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टेबलाइज हुआ, ठीक है। ओके, इससे क्या हुआ, अभी तो देखोगे कि फुल्ली कंप्यूटराइज्ड हो गया अपना पोस्टल सर्विसेज, है ना, सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया। अभी आप देखोगे कि कोई चीज़ पोस्ट करते हो, तुम्हारे की बारकोड दिया जाता है, तो तुम ट्रैक कर सकते हो तुम्हारा आईडी या तुम्हारी जो भी पोस्ट है कहाँ तक पहुँचा, है ना। लेकिन जब भी पोस्ट करते हैं तो कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे जाना है या ये वहाँ का पोस्ट है। आपका भी कुछ पिन कोड रहेगा, तो आखिर पिन कोड का रीज़न क्या है, देखो जो कंट्री है 8 जोन में डिवाइडेड है, ताकि डिलीवरी जो है वो क्विक हो सके, है ना। वरना पता चलेगा ये तो पहुंचना था पटना, पहुंच गया एकदम मध्य प्रदेश, तो कैसे करके, इसलिए 8 जोन में डिवाइड किया गया, है ना। ओके, और हर एक सिस्टम दिया गया, पिन कोड सिस्टम, जिसमें 6 डिजिट कंटेन करता है। जैसे आप अपने देखो पिन कोड अभी फटाफट, जैसे मेरे 854105, है ना। ओके, 854105 एक पिन कोड है, आपके अपने अपने लोकेशन पे होगा पिन कोड, है ना, आपका भी कुछ होगा। लेकिन अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो जोन डिसाइड करता है कि कौन सा जोन में है, ये वाला जैसे 8 है, ये जोन डिवाइड आपको डिसाइड करेगा, ठीक है। ओके, आप किस जोन के अंदर आते हैं, टोटल 8 जोन है, ठीक है। कैसे पता करते हैं, पहला डिजिट देखा कि 8 है, ठीक। ओके, और देखो बिहार झारखंड फॉल अंडर द पिन कोड जोन 8, इसलिए आप अगर बिहार झारखंड से होंगे तो आपको देखो, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का देखो 8 से स्टार्ट हो रहा होगा, हो रहा है ना, हाँ, तो वही चीज़ है। तो अगर मान लो 854105 है, तो पहला 8 डिसाइड क्या कर दिया, तुम्हारा जोन, है ना, किस जोन में। बाकी का तो 2 डिजिट है, ये वाला आपका क्या करेगा, सब जोन को है, ठीक है। फिर लास्ट का 3rd डिजिट क्या देखेगा, कौन सा आपका पोस्ट ऑफिस में पड़ता है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा एड्रेस में क्या पहुंचाना है। क्लियर है कैसे काम करता है, तो समझे ना कि 6 आखिर क्यों होता है और कौन क्या होता है, किसको बता भी सकते हो, ठीक। चलिए अब आते हैं पोस्टल चैनल्स के बारे में। बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि कितने पोस्टल चैनल्स हैं, तो 6 पोस्टल चैनल है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, इंपॉर्टेंट VVI। और हम मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आने वाले एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव में भी आने वाला है, क्या पोस्टल चैनल्स के नाम बताओ, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 4 मार्क्स या सॉरी 5 मार्क्स लिख के रखिए। VVI पोस्टल चैनल्स के बारे में आपको जिक्र करने देगा कि आप पोस्टल चैनल्स के नाम बताओ। पोस्टल चैनल्स में राजधानी चैनल, ये क्या होता है, यूज ऑफ पोस्टल आर्टिकल सेंड बिटवीन न्यू दिल्ली से अलग अलग स्टेट तक पहुंचाता है। कौन सा बॉक्स ये इस्तेमाल करते हैं, येलो बॉक्सेस, याद रखिए, याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि राजधानी चैनल में किस टाइप का बॉक्स, किस कलर का बॉक्स इस्तेमाल करता है, येलो यानी ब्लिंकिट, आप याद रखो, राजधानी ब्लिंकिट। मेट्रो चैनल ये बड़े बड़े मेजर सिटीज़ को, जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली वगैरह को कवर करता है। ये ब्लू लेटर बॉक्स इस्तेमाल करता है, ठीक है। ओके, कौन सा लेटर, ब्लू लेटर। मेट्रो देखोगे ब्लू लाइन, मेट्रो से क्या देखोगे, ब्लू लाइन, ठीक। ओके, ठीक, याद रखने का बता रहे, ठीक। ग्रीन चैनल ये बेसिकली तुम्हारा पोस्ट फॉर हैविंग लोकल जो भी पिन कोड है उसमें, यहाँ पर भी ग्रीन लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्रीन चैनल से ग्रीन कलर, अच्छा पूछता है बिहार बोर्ड में कि राजधानी चैनल में
किस बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो चैनल में किस बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्लू लेटर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन में तो ग्रीन वाला हो गया, है ना। फिर डॉक्यूमेंट चैनल में बेसिकली हम लोग मैसेज मैगजीन वगैरह सेंड करते हैं, हैवी चैनल में कुछ बिजनेस से रिगार्डिंग चीज़ें होता है, एंड ट्रेड चैनल बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस वगैरह, ठीक है। तो 6 चैनल हैं आपके सब्जेक्ट में, चैनल्स के नाम आने वाले हैं 2027 में कि आप पोस्टल चैनल्स के नाम बताइए। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे तो आप इतने लिखिए, अगर 5 नंबर में दे तो थोड़ा बहुत चीज़ें लिख दीजिएगा, काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं याद कैसे रखना है ना। रिया मेड गौरव दिल हुआ टोटली, मतलब पागल हो गया, ठीक है। ओके, रिया चक्रवर्ती नहीं, ये रिया अलग है, ठीक है। ओके, आर से यानी राजधानी, एम से मेट्रो, जी से ग्रीन, दिल से, डी से डॉक्यूमेंट, एस से हैवी, टी से टोटली। तो इस हिसाब से निमोनिक्स बना करके आप भी याद रख सकते हो, ठीक है। अक्सर चीज़ें हम लोग को ये सब चीज़ें याद रहता है, अच्छा ये उसकी बंदी है, इसका बंदा है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। रिया मेड गौरव दिल हुआ टोटली, ठीक है। ओके, टोटली फ्लैट या कुछ भी अपने मन से तुम लगा सकते हो, ठीक। याद हो गया चैनल का नाम, ठीक। अब आते हैं हम लोग टेलीकम्युनिकेशन, है ना। ओके, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है आफ्टर पोस्टल सर्विसेज। कम्युनिकेशन एक तुम्हें चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है बट ठीक है। अभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑप्शन में मोबाइल भी दिया रहता है ना, लेकिन उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। क्या करना है, स्किप। क्यों? क्योंकि आपके SCRT में क्या लिखा है, टेलीकम्युनिकेशन ये मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है ना। ओके, और अभी ये देखोगे तो फ़ोन है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। मैं हर साल यही बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जैक्टली बताने रहा है टेलीकम्युनिकेशन सेलेक्ट करेगा या फिर मोबाइल वाला, ठीक, क्योंकि अभी तुम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ओके, STD का फुल फॉर्म क्या था, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है अर्बन एरिया रूरल एरिया में, अब तो बंद हो गया, अब तो क्या ही जरूरत है ना, पहले हम लोग फ़ोन लगाने के लिए जाया करते थे। तो STD का फुल फॉर्म पूछ सकता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इंडिया जो है ये 10th वर्ल्ड में है, लीडिंग नेशन इन एशिया, किसके मामले में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के मामले में, वर्ल्ड के मामले में 10th एंड एशिया में लीडिंग कर रहा है, ठीक। ओके, अब आते हैं रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बस आएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना मारामारी करना है, ठीक। ओके, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, 1923, किसके द्वारा, बॉम्बे क्लब, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। MCQ, ठीक। ओके, इन 1930 इसका नाम क्या रखा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर्म हुआ, ठीक है, बिकम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक। ओके, इसका नाम यहाँ पे चेंज करके क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो इन 1936, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया, फिर आकाशवाणी से अब प्रसार भारती रखा गया। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे बता दें। आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बना 1930 में, बन गया, हाँ जी बन गया। फिर उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो। आप देख रहे हैं और पहले आकाशवाणी ऐसे देखते हो ना, आकाशवाणी के साथ, है ना, तो पहले था ऑल इंडिया रेडियो, कब, 1936। फिर इंडिपेंडेंट के बाद आकाशवाणी नाम रखा गया। अभी जो है ऑपरेट कर रहा है किसके अंडर, प्रसार भारती। अगर रेडियो सुने हो तो सुने होंगे प्रसार भारती कुछ ऐसे सुने होंगे, है ना। चलिए, ये हमारा रेडियो का बात हुआ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे, ठीक। ओके, टेलीविज़न कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ, 1959। याद रखना कि टेलीविज़न जो हम लोग टीवी देख रहे हैं कब से स्टार्ट हुआ, 1959 सर्विसेज स्टार्ट हुआ। इसका नाम जो है दूरदर्शन रखा गया, कब, DD नेशनल, दूरदर्शन है ना, DD नेशनल जो बोलते हैं, दूरदर्शन इन 1976। ओके, फर्स्ट टाइम जो है कलर टीवी, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तो बहुत अल्ट्रा कलर टीवी हो गया, पहले ब्लैक एंड टीवी हुआ था ना, ब्लैक एंड वाइट, अगर आपने देखा हो तो, मेरे घर पे था ब्लैक एंड वाइट, ठीक। ओके, तो यहाँ पे कलर टीवी आया कब, 1982 में, एशियन गेम जब स्टार्ट हुआ तब कलर टीवी बेसिकली स्टार्ट हुआ, है ना। ओके, ये एशियन गेम का जो आज हम लोग देखते हैं, है ना, देखोगे, या तुम अभी रिसेंट बहुत सारे गेम्स वगैरह, खेलो इंडिया कबड्डी देखते होगे, इंडिया में जो आया है ना, पहले ये सब गेम नहीं, यहाँ पे तो नहीं था, बाहर में खेला जाता था। इसका हिस्ट्री जो है महिंद्रा कंपनी के जो फाउंडर हैं और उनके बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। एक डाइनिंग कर रहा था एक बहुत ख़ास इंसान के साथ, एक बार मौका मिला था डाइनिंग के लिए, डिनर के लिए,
तो उन्होंने ये रियल स्टोरी एशियन गेम का बताया कि आखिर इंडिया में किस तरीके से आया, और ये रीसेंट स्टोरी है। पिछले आई थिंक 2026 नहीं 25 के एंड में उनसे मिला था, तो उनको मैंने अपने चैनल्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने ये एशियन गेम के बारे में बताया कि इंडिया में किस तरीके से ये खेलो इंडिया कैसे आया, इसके पीछे क्या चीज़ें था। बहुत मस्त इंसान थे, बड़े लग नहीं रहे थे कि वो बड़े इंसान हैं, बट चलो उनके साथ खाना खाने का मौका मिला, अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिला। आते हैं, कभी बताएंगे, कभी मिलवा भी देंगे उनसे, कभी आ जाते हैं। एंड जिनसे मैं मिला वो अभी मुंबई के टॉप बैंकिंग के वो है, क्या बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हो, हाँ वो ठीक है, चलो प्राइवेट बैंक के हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये डिफाइन करने 2 नंबर में देता है। इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। वन गुड्स बाउट फ्रॉम अदर या आउटसाइड कंट्री, उसको हम लोग लेके आते हैं इंडिया में, ठीक है, अपने कंट्री में, उसको लेके इम्पोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फाइल अपने किसी के फ़ोन से अपने फ़ोन में लेके आ रहे हैं तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक, ओके। जब हम लोग कोई चीज़ सेंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड भेजते हैं उसको, एक्सपोर्ट। तो वो इस बस कंट्रीज़ के मामले में लेके आ जाओ कि व्हेन गुड्स सेंड फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर आउटसाइड कंट्री देन इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर है, ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें, है ना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं ना, ताकि क्या कर सके, बूस्ट कर सके एक्सपोर्ट्स को, है ना, ओके। थोड़ा सा इस रूल रेगुलेशन को थोड़ा सा बनाया गया है उस हिसाब से, ताकि फ़ॉरेन जो लोग हैं, फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, वो आके इन्वेस्ट करें, है ना, ये सब चीज़ें लाए गए हैं। कुछ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ आए, जैसे 31 अगस्त 2004 को इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी आया, कब, 2004 से 2009, ताकि अनाउंस कर सके ट्रेड जो टारगेट डबल हो शेयर वगैरह के लिए, है ना, वर्ल्ड ट्रेड विद इन 5 ईयर। कब आया, थोड़ा लॉन्चिंग वगैरह, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ वगैरह आए। लास्ट टॉपिक है कुछ हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, है ना, ओके। तो एशिया फर्स्ट इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बोल सकते हो, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, है ना, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। कहाँ पे स्टेबलाइज किया, कांडला गुजरात, है ना। कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है, या तो आपसे पूछेगा कि फाल्ता इकोनॉमिक जोन कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है, या तो पूछेगा कांडला कहाँ पे, गुजरात में, यही पूछेगा। अगर सूरत है, सॉरी नॉट सूरत की बात करें वो गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु, इस हिसाब से एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहे तो पूछ सकता है ना। अगर तुम उसको याद रख सकते हो तो ये निमोनिक्स भी से तुम याद कर सकते हो, है ना। कांडला सूरत गुजरात की शान, इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, है ना, ओके। आपका चेन्नई तमिलनाडु की जान, है ना, चेन्नई, ये देखो चेन्नई तमिलनाडु की जान, है ना। कोची केरला की, कोची कहाँ है, केरला का। फाल्ता बंगाल का प्यार, तो फाल्ता वेस्ट बंगाल का, है ना, ओके। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं निमोनिक्स से, ठीक, ओके। देन लास्ट है कि इन अप्रैल की बात करें 2000 को स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, बट लेके कब आया था इफेक्ट में, 2006 में, है ना, 10 फरवरी 2000, लाने में 6 साल लग गया, है ना, ओके। आखिर क्या काम करता है ये SEZ, ये इंक्रीज़ करता है इन्वेस्टमेंट, है ना, जो भी रिस्ट्रिक्शन होता है, लेस पेपर वर्क, ये सब चीज़ें आता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हाई होता है, एक्सपोर्ट ग्रोथ होता है, और इम्प्रूव होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। बाहर के कंपनीज आएंगे, सेटअप लगाएंगे, तो रोड वगैरह सब चीज़ें होगा, जितने सारी चीज़ें होंगे, जिसमें हम लोग एक डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन, है ना, एंड प्राइवेटाइजेशन, उस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बस यही छोटा सा चैप्टर था, 1 घंटा फिर भी हो ही गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। बस ये नोट्स पढ़ लीजिए, इनफ रहेगा, काफ़ी रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें भी अलग अलग देखो कैटेगरी, मिनरल एनर्जी, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, ये अलग अलग 4 आपका टॉपिक है, 4 चैप्टर है इसके अंदर, है ना। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट को ले लो, है ना, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मतलब टोटल 5 है, 5 चैप्टर है सिर्फ चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है, ओके। पेजेस देख सकते हो, लेकिन हम लोग इसको भी बहुत शॉर्ट टाइम में कर लेंगे, 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। देन चैप्टर नंबर 6 10-15 मिनट का होगा, क्योंकि इससे कम क्वेश्चंस आते हैं और वो सीधा सिंपल सा क्वेश्चंस होता है। फिर देन हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके, मतलब मोस्टली अभी हम लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुके हैं। ऐसे सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें तो 70% हम लोग रेडी हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए, अगर आपने स्टार्टिंग से देख रखा हो तो, ठीक है। देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है, ओके। जिनको बैच लेना है मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच।